अहमदाबाद के इस कॉलेज के छात्र बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इस आंदोलन को एक दिशा की आवश्यकता थी और इसीलिए समाज सेवी जयप्रकाश नारायण को न्योता भेजा गया। उन्हें चिट्ठी लिखी सर्वोदय आंदोलन के रविशंकर महाराज ने। जयप्रकाश नारायण ने न्योता स्वीकार कर लिया। इंदिरा गांधी डर रही थी क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण के अतीत को जानती थी। उन्होंने एक चाल चली। इंदिरा गांधी ने चिमन भाई को आदेश दिया कि जेपी के गुजरात दौरे से पहले ही वो इस्तीफा दे दें। जेपी के गुजरात जाने की तारीख 11 फरवरी तय हुई और 2 दिन पहले यानी 9 फरवरी 1974 को चिमन भाई ने इस्तीफा दे दिया। जब जेपी को आना था और एक उस समय जेपी एक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, तो इंदिरा जी को ये लगा कि ये आने से एक माहौल यहाँ कांग्रेस का और गुजरात गांधीवादी विचारधारा का रहा है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा है। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने उनको बर्खास्त कर दिया था 1 साल पहले, और चूंकि ये उनकी पसंद नहीं थे इसलिए उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। और जेपी आ रहे थे, तो वो जो राजनीतिक समीकरण थे, राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा जी ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। जेपी के जाने के पहले ही पूरे गुजरात में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई और सेना बुलानी पड़ी। इंदिरा जी इंतजार कर में बैठी ही थी। सेना जब बुलानी पड़ी तो इंदिरा जी ने उनसे कहा कि इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा मांग लिया जेपी के जाने के पहले ही, और उसके बाद राष्ट्र शासन लग गया। गुजरात के आंदोलन की दस्तक उसी वक्त बिहार में सुनाई देने लगी और धीरे धीरे पूरे देश में फैली। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाकर इंदिरा ने सत्ता हाथ से न निकलने के संकेत दिए, तो जेपी से गुफ्तगू के बाद मोरारजी देसाई दोबारा चुनाव कराने के लिए अनशन पर बैठ गए। मोरारजी देसाई थे, वो गुजरात का एक गांधीयन चेहरा था और उसको आप सहजता से नहीं ले सकते थे। कांग्रेस में उनकी आवाज सुननी जरूरी थी। ये गुजरात के जो आंदोलन है, जो नवनिर्माण आंदोलन चला रहे थे, वो बिहार भी गए थे। जयप्रकाश नारायण से भी मुलाकात की थी। जयप्रकाश नारायण भी गुजरात आए थे। उसके कारण ये हुआ कि कांग्रेस को ये मजबूरन निर्णय लेना पड़ा, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और छात्रों के कारण, कि ये सरकार को बर्खास्त की जाए और नई सरकार का निर्माण हो। जून 1975 में जब तक गुजरात विधानसभा चुनाव हुए, तब तक चिमन भाई पटेल कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना चुके थे, किसान मजदूर लोक पक्ष। इंदिरा की कांग्रेस के सामने जनता मोर्चा नाम का गठबंधन था, जिसमें संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी शामिल थे। इन चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ कि गुजरात ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। 182 में से इंदिरा की कांग्रेस ने सबसे अधिक 75 सीटें जरूर जीती, पर जनता मोर्चा ने जीती 86 और चिमन भाई की पार्टी के 12 विधायकों के समर्थन से वहां पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। इन चुनावों में पहली बार भारतीय जनसंघ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और गुजरात में 18 सीटें जीती। 18 जून 1975 को सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री बने बाबू भाई जयेश भाई पटेल। गुजरात के नतीजों ने इंदिरा गांधी के अजेय होने के भ्रम को तोड़ दिया था। Today the people rejoice and reaffirm their faith in the democratic institutions of India. अब यहां तारीखों की त्रासदी देखिए। ठीक 6 दिन पहले 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन्होंने फौरन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को कायम रखा गया और अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। देश भर में
बड़े पैमाने पर इंदिरा विरोधी राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया। मोरारजी देसाई भी जेल में डाल दिए गए। गुजरात में से 3,500 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मिसा के कानून के तहत उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और पूरे गुजरात में वो इमरजेंसी का उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो गुजरात के लोग इमरजेंसी के फेवर नहीं किए, गुजरात के लोग उसके खिलाफ थे। और फिर गुजरात में तो फिर सबको पता है कि जॉर्ज फर्नांडिस भी अपना वेश बदल कर आए थे, और भी कुछ नेता भी आए थे। और प्रभुदास पटवारी जो बाद में तमिलनाडु के गवर्नर बने, वो भी उनके बंगले पे गए थे। और उस वक्त उस जमाने में नरेंद्र मोदी जी एक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भी थे, और उन्होंने भी बहुत सारा काम किया इमरजेंसी के खिलाफ। जो लोग जेल में गए थे उनके फैमिली को संभालने के लिए।